हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, पार्ट 6। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। फर्स्ट है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। सेकंड, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। थर्ड, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। फोर्थ है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो देखिए, फोर्थ ऑप्शन इज राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अधिगम है वो सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, किसी भी अधिगम को करने के लिए पहले हमें सुनियोजन करना पड़ता है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी लेनी पड़ती है, फिर ज्ञान की संरचना होती है, उसके बाद ही हम उस अधिगम को कर पाते हैं। ठीक है, लर्न कर पाते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ठीक है, क्यों हम विद्यार्थियों को एग्जाम्पल्स देकर समझाते हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल जो हम किसी टॉपिक के बारे में देते हैं तो वो कभी भी भ्रम पैदा नहीं करता, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये भी गलत है, अभाव पैदा नहीं कर सकता। फोर्थ है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो की बजाय कहा इसने कि यह अवधारणात्मक समझ की बजाय, अवधारणात्मक समझ, कभी भी ये चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी टॉपिक को समझाते वक्त अगर हम एग्जाम्पल का यूज करते हैं तो अवधारणात्मक समझ हमारी होती है। ठीक है, उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं, ना कि उसमें कोई अड़चन पैदा होगी। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी, ठीक है, कोई भी गतिविधि है अधिगम से रिलेटेड, उस भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने एवं दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये बताना है। फर्स्ट है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। सेकंड है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। थर्ड है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फोर्थ ऑप्शन है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। तो कभी भी आप ध्यान दे दीजिएगा, जब भी हम किसी बच्चे को कुछ सिखाने के लिए पुरस्कार देते हैं या उन्हें दंडित करते हैं तो ये नेगेटिविटी है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है कभी भी कुछ याद करेगा, उसको उस चीज की लत हो जाएगी कि जब भी कुछ याद करना है तो उसे पुरस्कार चाहिए। ठीक है, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं शुरू में ही कि बेटा ये काम कर लो, आपको कोई टॉफी देंगे। ठीक है, या फिर टॉयज ला के देंगे, या फिर ऐसे डरा के उनको कहते हैं कि आप ये चीज नहीं करोगे तो हम आपको दंडित करेंगे, तो वो उसमें भ्रम या डर पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या कह रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, जो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। जो अधिगम में जो बच्चा है वो स्वाभाविक रूप से क्या नहीं कर पाएगा, अभिरुचि नहीं ले पाएगा। ठीक है, उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी, उसे जब भी कुछ याद करना होगा पुरस्कार के थ्रू या दंडित होकर ही करेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये पूरा हमारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। ठीक है, देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा और हमें छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, अब दिखाई देगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। फर्स्ट है शारीरिक दंड, सेकंड है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण,
थर्ड है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, फोर्थ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो देखिए शारीरिक दंड तो हो नहीं सकता, इसलिए गलत हो जाता है। फोर्थ देखिए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कहीं भी तुलना की बात आ जाए एक दूसरे से तो ये भी रोंग है। सेकंड और थर्ड देखिए सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और थर्ड है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, दोनों ही आएगा जो कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही लेंथी था, इसलिए उसको छोटा करना पड़ा था हमें। 5th क्वेश्चन देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जटिल जो अवधारणा है उसकी समझ को कैसे वो बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। पहला है एक व्याख्यान देकर, सेकंड है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, थर्ड है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, और फोर्थ है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो आप सभी को पता है कि जब भी अन्वेषण आ जाए, परिचर्चा आ जाए, वहां पे वो चीज बिल्कुल राइट होगी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, जटिल अवधारणाओं की समझ को बढ़ाना है, बच्चे उस चीज को, उस टॉपिक को कैसे समझेंगे इस पे ध्यान देना है। तो जब भी हम बच्चों के सामने उस टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करेंगे, ठीक है, या फिर उन्हें उस टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक हो, या भ्रमण कराएं, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो उससे क्या होगा, उनकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को की समझ को सहज रूप से बढ़ा सकता है, कैसे, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट है, इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है, वो क्या करना चाहती है, बच्चे को समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है, उसको कैसे प्रोत्साहित करेगी। पहला है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, सेकंड है केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, जहां भी बल आ जाए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और उन्हें दंडित करके, दंडित नहीं कर सकते इसलिए ये भी गलत है। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। फोर्थ ऑप्शन इज राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों को उनका खुद की सहज, उनकी जो उनका ज्ञान है उससे लिंक कराना है कि वो उसके प्रति क्या अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए उससे प्रोत्साहित करना है हमें। ठीक है, इसी के आधार पर विचार विमर्श कराकर हम क्या कर सकते हैं, समस्या समाधानकर्ता के लिए उन्हें उत्सुक कर सकते हैं कि आप समाधान निकाल सकते हो। ठीक है, उन्हें इस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों ही तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, बाकी जो 4-5 अवस्थाएं हैं उसमें तीव्र गति से घटित नहीं होता है, उसमें बढ़ती है। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये विकास का सिद्धांत है। विकास परिवर्तनीय है, ये भी ठीक है। विकास आनुवांशिकता पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सिद्धांत है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ये ऑप्शन क्या है, राइट है, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। जहां भी विकास होगा वहां सांस्कृतिक संदर्भ उसे प्रभावित जरूर करेंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। वैकल्पिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, थर्ड है पर्यावरणीय प्रभाव, फोर्थ है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो व्यक्तिक विभिन्नता की बात कर रहा है जहां पे, तो क्या होगा, व्यक्तिक विभिन्नता का कारण यही है कि जहां भी आनुवांशिकता और पर्यावरण होगा उसके बीच की परस्पर क्रिया होगी, उससे हम एक दूसरे के अंदर क्या होती है, विभिन्नता पैदा होती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? सभी को पता है प्राथमिक एजेंसी कौन सी होती है, जिसमें परिवार पास पड़ोस आता है, ठीक है। द्वितीयक आता है विद्यालय। तो इससे रिलेटेड देखिए, जहां भी परिवार आ जाए वो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। परिवार पास पड़ोस, फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड है विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय तो है सेकेंडरी, बट पास पड़ोस फर्स्ट हो जाता है। थर्ड देखिए विद्यालय एवं मीडिया, इसमें सब समाहित हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 से आगे या जो हम कराएं वो हम कल कराएंगे, ठीक है। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe this channel for gets more videos. Thank you.